नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। हरियाणा में राज्यसभा के रण के लिए इन दिनों छत्तीसगढ़ कुरुक्षेत्र बना हुआ है। हरियाणा कांग्रेस के विधायक इन दिनों नवा रायपुर के एक रिजॉर्ट में डेरा जमाए हैं। दरअसल कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर है, इसलिए राज्यसभा की सीट पक्की करने उन्हें सुरक्षित रायपुर में रखा गया है। उधर बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है कि कांग्रेस अपने ही लोगों को एकजुट नहीं रख पा रही। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया और एमपी से लेकर गोवा तक के सरकार बनाने में बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों के इतिहास को दोहरा दिया। कहा कि देखिए, हम एमपी में धोखा खा चुके हैं, गोवा में धोखा खा चुके हैं और आपको खरीद फरोख्त करने से फुर्सत नहीं, इसलिए हमें थोड़ी एहतियात बरतनी है। तो क्या हरियाणा के राज्यसभा का रास्ता अब रायपुर का रिजॉर्ट तय करेगा? यह बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि रायपुर क्या कांग्रेस के लिए बहुत ही सेफ प्लेस बन गया है? और छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और उनकी टीम पर क्या आलाकमान को सबसे ज्यादा भरोसा है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को लेकर क्या कह रहे हैं और राज्यसभा के लिए जिस तरह से हरियाणा के विधायकों को ला करके रखा गया है रायपुर में, उस पर सियासत किस तरह गरमाई है, सुनिए। जो लगता है कि यहां लाने से इन्हें कोई फायदा होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। जो यदि ठान लिए हैं कि क्रॉस वोटिंग करेंगे तो क्रॉस वोटिंग होगा, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से उनको ले आना, उसके बाद में उनको फिर प्रभारी नियुक्त किया जाना, एक प्रकार से कांग्रेस पूरे देश में अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। और खोने के बाद में इस प्रकार से केवल जो फिजूल खर्ची और बाकी प्रयासों से कोई लाभ होने की संभावना नहीं। जब से इस देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अभ्युदय हुआ है, तब से लगातार लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्यों खतरे में पड़ गई है? क्यों दूसरे दल के विधायकों की खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनाई जाती है? चाहे मध्य प्रदेश की सरकार की खरीद फरोख्त का मामला हो या पिछले चुनाव में गोवा के विधायकों को खरीद के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का विषय हो, या मणिपुर में हो या कर्नाटक में हो, लगातार देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा कलंकित करने का प्रयास किया गया है। और आइए क्या है, अब हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। हरियाणा के लिए रायपुर बना कुरुक्षेत्र, कांग्रेस की राज्यसभा सीट में हो ना जाए हेरफेर। अपने विधायकों पर ही नहीं कांग्रेस को भरोसा, बीजेपी का तंज, फिर हमें क्यों कोसा? बीजेपी पूछ रही है। खरीद फरोख्त के लिए बीजेपी बदनाम, कांग्रेस ने एमपी से लेकर गोवा तक गिना दिए नाम। हरियाणा में राज्यसभा का रण, छत्तीसगढ़ में क्यों छिड़ी है सियासी जंग? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए भी है क्योंकि देखिए, साफ तौर पर कांग्रेस कह रही है कि भाई हमारे विधायक, हमारे नेता अगर वो घर में बैठे भी हैं और उनके मन में किसी तरह की कोई गलत भावना नहीं भी है, तो बीजेपी इतना प्रलोभन देती है, इतना लालच देती है कि फिर सब्र जो है वो टूट जाता है और फिर दिल बदल जाते हैं, जिसको दल बदलना सियासत में कहते हैं। और दिल और दल जो है सियासत में बिना किसी कीमत के बदलते नहीं। तो दिल और दल बदलने के लिए जो कीमत होती है, क्या बीजेपी के पास वो बहुत अच्छे से है? और कांग्रेस जो कह रही है कि हम यहां लेकर के आए हैं बातचीत करने के लिए, क्या कांग्रेस स्वीकार कर रही है कि उन्हें खतरा है? सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास डिबेट में। शर्मा जी, सबसे पहले तो ये बताइए सर कि पहले तो देखिए बड़ा नानुकुर होती रही कि नहीं वो नहीं आए हैं, वो किसी और काम से आए हैं। अब तो मान ही रहे हैं ना कि हाँ आए हैं और इसलिए आए हैं कि कहीं खरीद फरोख्त ना हो जाए, या कोई अभी भी कुछ और स्टैंड है पार्टी का? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है जी, पिछले 7-8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो खरीद फरोख्त के दल बदल के जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिस तरह से उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तार तार किया है, और इन सारी बातों को देखते हुए जब हरियाणा में सिर्फ 2 उम्मीदवार के लायक वोट हैं, उसमें तीसरा उम्मीदवार उतारना,
तो निश्चित रूप से एक शंका तो उत्पन्न करती ही है। आप बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं पिछले दिनों लगातार गोवा में जो हुआ, मणिपुर में हुआ, मध्य प्रदेश में भयंकर भीषण कोरोना के समय सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के तमाम विधायकों को बंगलोर के रिसोर्ट में जिस तरह से रखा गया, इन सारी बातों को देखते हुए कांग्रेस का सतर्क होना वाजिब है और कांग्रेस को सतर्क होना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये जो कुचक्र है, ये जो खरीद फरोख्त की राजनीति है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। मेरा विश्वास है कि अंततः जो लोग हैं चाट मसाला से ऊब करके वापस दाल भात की तरफ आएंगे, मगर दाल भात को भी तो सतर्क रहना पड़ेगा ना कि चाट मसाला उस पर न गिर जाए, तो उसकी हम रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इस बार चूक तो नहीं हो गई? सुरेंद्र जी अभी 3 विधायक गायब हैं कह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि जब तक जागे तब तक वो ले भागे, ऐसा कुछ तो नहीं हो गया? दूसरा गेस्ट आ गया। देखिए, बहुत सारी बातों को टीवी के माध्यम से नहीं बताया जा सकता, मगर हम इस बात पे आश्वस्त हैं कि हमारे पास पर्याप्त मत हैं, पर्याप्त लोग हैं, हमारे लोग हमारे संपर्क में हैं और हम ये कह सकते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का दांव सफल नहीं होगा और वो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सफल होगी। हमारे नेता माननीय भूपेश बघेल जी को वहाँ का पर्यवेक्षक बनाया गया है और हम पूरी तरह से इस बात के लिए सतर्क हैं, तत्पर हैं कि इसमें दुर्घटना किसी तरह न घटने पाए। ठीक है, हमारे साथ संजय श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। संजय जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका भी। संजय जी, आपके पास आता हूं। सबसे पहले तो ये जो बड़ा आरोप लग रहा है कि खरीद फरोख्त का इतना लंबा और इतना काला इतिहास हो गया है आपका कि अब एहतियात बरतनी जरूरी है, कांग्रेस कह रही है, और इसलिए हम किसी को लेकर आए तो सतर्क हैं। इसमें दिक्कत क्या है? संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संजय जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं। मैं आता हूं राम अवतार तिवारी जी के पास। तिवारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। तिवारी जी, मैं ये जानना जी तिवारी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आवाज अच्छी आ रही है। जी तिवारी जी, क्या बीजेपी वाकई में बीजेपी को लेकर क्या इतने संशय, अटकलें, आशंकाएं मन में है कांग्रेस के कि अब ये स्थिति आ गई है कि भरोसा अपनी जगह लेकिन सतर्कता तो रखनी पड़ेगी? राज्यसभा जो है जी, एक ऐसा सदन है, पवित्र सदन। इस सदन के निर्वाचन को लेकर जिस तरह की खरीद फरोख्त हो रही है या होती है पूर्व में और का इतिहास देखेंगे तो ये गलत परंपरा शुरू हो रही है और ये लोकतंत्र के लिए एक काला दिन माना जाना चाहिए इसको, कि जिस उच्च सदन की परंपरा, जिस उद्देश्य से गठन किया गया था, वो उद्देश्य और वो सोच मर रहा है और बड़े बड़े जो लोग हैं, ऐसे लोगों को जाने की परंपरा शुरू हो रही है। और इस तरह की चुनाव की जो प्रक्रिया हो रही है जी, इस चुनाव प्रक्रिया के लिए सभी को समीक्षा करनी चाहिए और लोकतंत्र के लिए ये प्रक्रिया एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है। और जो भी सत्तारूढ़ दल है, उस सत्तारूढ़ दल को चुनाव के दौरान जो निष्पक्ष चुनाव हो, इसकी प्रक्रिया, चुनाव आयोग को भी लगातार राज्यसभा चुनाव में जिस तरह अनुसार से खरीद फरोख्त होती है, उससे नियम बदलना पड़ रहा है, प्रक्रिया चेंज करनी पड़ रही है। तो यहां तक इस सदन में जिस तरह से समाज के अलग अलग क्षेत्र के प्रमुख लोगों की नियुक्तियां होनी चाहिए जो समाज को अच्छा संदेश दे, उन लोगों के लिए सदन का गठन किया गया है। उसमें इस तरह की खरीद फरोख्त और ऐसी प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया एक अच्छी समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं है। और इस प्रक्रिया से हटकर हमें एक स्वतंत्र तरीके से मतदान होने देना चाहिए। इसमें जोर जबरदस्ती और पैसे के लेन देन, पर्दे के पीछे की जो कहानियां चल रही हैं, वो कहानियां तत्काल रुकनी चाहिए। लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है, समाज के लिए फायदेमंद है और जिस उद्देश्य बनाया गया था उस उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आता हूं सुरेंद्र जी आपके पास। बड़ा गंभीर आरोप बीजेपी ने लगाया है, कहा है पॉलिटिकल टूरिज्म सेंटर बन गया है रायपुर। यहां पर कांग्रेस के लिए ये शहर और ये राज्य इसलिए मुफीद हो गया है क्योंकि जहां पैसा
इंडल्ज करने की जरूरत पड़ती है, जहां खर्चा करने की जरूरत पड़ती है, वो यहां से हो जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि वो पॉलिटिकली कहते हैं कि राजनीतिक पर्यटन केंद्र बना दिया गया है। इसको बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? दरअसल में अभिलाष जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जो जैसा होता है उसको लगता है कि बाकी लोग भी उसी तरह से हैं। भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक में जो धन बल है जी, और जो भ्रष्टाचार है, जो लूटपाट है, जो कमीशन खोरी है, और उसको करने का जो अभ्यास है और उसका जो प्रभाव है जी, उन सारी चीज़ों को देखते हुए उनको ये लगता है कि अब संसार में सिवाय खरीद फरोख्त के कुछ बचा नहीं है। और छत्तीसगढ़ हरियाणा के विधायक, कांग्रेस के विधायक हैं, छत्तीसगढ़ में आए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो ये टूरिज्म हो गया। आप जब मध्य प्रदेश के लोगों को बेंगलोर ले गए थे, कर्नाटक ले गए थे, तो वो क्या था भाई साहब? हम तो कम से कम हमारे स्वयं के कांग्रेस के विधायक आए हुए हैं यहाँ, मगर भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस के विधायकों को वहाँ बाराती बनाकर वहाँ सेवा कर रही थी, तो वो वाजिब था। और अगर हमारे विधायक अपनी स्वेच्छा से छत्तीसगढ़ में आकर के कुछ समय बिता रहे हैं राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए, तो इसमें कौन सी आपत्ति की बात होगी? ये टूरिज्म हो गया। तो दरअसल में टूरिज्म तो राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। जिस सवेरे जो आदमी बड़ा दुष्ट होता है, शाम को भारतीय जनता पार्टी में जाते हुए महान हो जाता है। सवेरे जिसके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, शाम को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो उसका पूरा धन सफेद हो जाता है। तो ये जो है ड्राई क्लीनिंग कंपनी जो है, चरित्र प्रमाण पत्र देने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में तो जहां तक अभिलाष जी प्रश्न ये है कि तमाम बात इसलिए करते हैं ताकि सुर्खियों में बने रहें, चर्चा में बात होती रहे। वास्तविक में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपनी धरातल खो चुकी है, और इसलिए इस तरह की कुछ बातें तो बोलनी चाहिए ताकि कुछ तो इसमें बहस हो, वाद विवाद हो, चर्चा में आए, ये तो जरूरी भी है। ठीक है, संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। संजय जी, ये बड़ा जो आरोप आप लोगों ने लगाए थे उस पर पलटवार ये कर रही है कांग्रेस की। देखिए, जिस तरह से आपने मणिपुर किया, कर्नाटक किया, गोवा किया, एमपी किया, तो हम सतर्क हैं, और हम सतर्क हैं, और बीजेपी का दाव चल नहीं पा रहा, तो वो अब कुछ तो बोलेंगे, इसलिए बोल रहे हैं। ऐसा अभिलाष जी, दरअसल पर्यटन या राज्यसभा या आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। अभी सबसे बड़ा जो विषय राजनीतिक धरातल पर जो है, जो कांग्रेस के साथ में है, वो है विश्वास का संकट जो हो रहा है। दरअसल पूरी पार्टी के अंदर में एक बड़ा अविश्वास जो हो रहा है, वो अविश्वास बहुत बड़ा कारण बना है। आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के विधायक ही नहीं बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चाहे मैं G23 की बात करूं या फिर कपिल सिब्बल जी, जो लगातार जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस के लिए दिया है, तमाम जो वरिष्ठ नेता, आखिर क्यों, यहां तक कि प्रशांत किशोर भी, कौन रुक रहा है? दरअसल जो वंशवाद और परिवारवाद जो माननीय मोदी जी बोलते हैं कांग्रेस को तकलीफ होती है, सब चाहते हैं कि गांधी परिवार से छुटकारा मिले। यहां तक कि हमारे सुरेंद्र शर्मा जी भी चाहते होंगे, वो कह नहीं पाएंगे। तो दरअसल लोगों में अब विश्वास की कमी हो गई है। कांग्रेस को स्वयं अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि आखिर क्यों विधायक, आखिर क्यों नेता जा रहे हैं, आखिर क्यों आपको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है? यदि आपके दल के हैं तो आप रखिए ना वहां पर। आपको क्या, यदि देखिए मान लीजिए यहाँ पर्यटन करने आए हैं या जो करने आए हैं, अंदर तो भूपेश बघेल जी नहीं जाएंगे ना मतदान करने तो विधायक ही जाएंगे। वो अपनी तैयारी करें, कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस को एक सीट का विषय नहीं है। कांग्रेस को यह देखना पड़ेगा कि देश की राजनीति में विश्वास का संकट, आखिर गांधी परिवार के प्रति, आखिर कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का अविश्वास तो था ही, आखिर इनके चुने हुए विधायकों का भी अविश्वास क्यों हो रहा है? ये प्रमुख कारण है। आरोप प्रत्यारोप लगाइए, कहीं दिक्कत नहीं, हमें जो कहना कहिए, लेकिन ये सत्यता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं। यहां तक कि प्रशांत किशोर ने किन शब्दों में कोट किया था कि ये समझने वाले लोग नहीं है, क्योंकि यहां तो एक ही भाषा समझी जाती है, तो गांधी परिवार बोल दे। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 3.5 वर्षों में यही तो कर रहे हैं कि गांधी परिवार जो कहता है उसका पालन करते हैं। परिणाम क्या है आपने सबने देखा, बिहार, असम से लेके उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा में भी आप देख लेंगे कि क्या होना है। तो कुल मिलाकर जहां सत्ता है, जहां मुख्यमंत्री है, तो पर्यटन करे, कोई आपत्ति नहीं। और 25-50 बुला ले, हमें कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन कांग्रेस को ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस जो विश्वास की कमी हो गई देश की जनता के साथ साथ, अब उनके ही कार्यकर्ताओं में जो विश्वास का संकट हुआ है, विश्वास का, उस पर कांग्रेस काम करेगी तो थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है। ठीक है। राम अवतार तिवारी जी, एक बड़ा सवाल सर ये है
कि जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल को हर चुनाव में महती जिम्मेदारी मिलती जा रही है और एक तरह से जब भी संकट आ रहा है तो एक संकट मोचक की भूमिका में बघेल आ रहे हैं। भले ही जीत नहीं पाई पार्टी उसके, क्योंकि सिर्फ बघेल अकेले जिता नहीं सकते, लेकिन जो बड़ी जिम्मेदारियां उनको मिल रही हैं तिवारी जी, क्या ये माना जाए कि अब सीएम बघेल ने अपना कद पार्टी में बहुत बड़ा कर लिया है और राष्ट्रीय नेतृत्व के पास बघेल का विकल्प इस वक्त कोई नहीं है? अभिलाष जी, जिस अनुसार से भूपेश बघेल का कद बढ़ रहा है या कांग्रेस हाईकमान का विश्वास बढ़ रहा है और उनकी कार्यप्रणाली ऐसी है कि उससे लगातार उनको पद दिए जा रहे हैं, जिम्मेदारी दी जा रही है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छी है, प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भी अच्छी है कि छत्तीसगढ़ का एक नेता, तेज तर्रार नेता है जो प्रबंधन, चुनावी प्रबंधन करने में, चुनाव में काम करने में, जनता के बीच जाने में जो सहज है और काम कर सकता है, एक ऐसी छवि बन रही है। ये छत्तीसगढ़ के हर नेता को ये लगेगा कि आइकॉन रहेगा, क्योंकि कोई भी प्रदेश है, गुजरात से नरेंद्र मोदी आए, वो देश में नाम कमाए, देश में राजनीति किए और सफलता से चला रहे हैं। उसी तरह से कोई भी राज्य के नेता ये चाहते हैं कि उनको एक्सपोजर मिले, काम मिले, उस काम को सफलतापूर्ण करे, तो वो उस प्रदेश के लिए भी फायदेमंद रहता है, वहां के नेताओं के लिए भी फायदेमंद रहता है और उनके लिए तो रहता ही है। तो भूपेश जी लगातार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार है, उसका भी एक कारण है जी, उनकी सक्रियता है, उसका भी एक कारण है जी। दूसरा 10 जनपद से उनकी विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है, उसका भी कारण है। तो अलग अलग ऐसे कारणों से चलते उनको जिम्मेदारी मिल रही है और जिम्मेदारी को बहुत जिम्मेदारी को सक्रियता के साथ, विश्वसनीयता के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसीलिए ये जिम्मेदारी मिल रही है। तो इस जिम्मेदारी को इस लहजे से देखना चाहिए कि उनका व्यक्तिगत तौर पर काम करने के तरीके और काम के परिणामों के चलते उनका कद बढ़ रहा है। लगातार वो मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद एक तरह से लगातार जिस अनुसार से जिम्मेदारी मिल रही है, उनका कद अब इतना हो गया कि उनके लायक अब प्रदेश में उनके बराबर का नेता अब कोई नहीं रह गया। ठीक है सुरेंद्र शर्मा जी, जो बात देखिए संजय जी कह रहे थे कि विश्वास की कमी क्यों है पार्टी के नेताओं में, इस पर पार्टी को चिंतन करना चाहिए। और रायपुर में अगर बार बार इस तरह से लाकर के पार्टी के दूसरे नेताओं को रखा जाएगा या सत्ता में बने रहने की कवायदें रायपुर से होंगी, तो आपको नहीं लगता कि एक गलत मैसेज नीचे के कार्यकर्ताओं को भी जाएगा कि अगर कभी ऐसा टाइम आता है तो हमें भी बार्गेनिंग कर लेनी चाहिए पार्टी से? देखिए विधायकों को हरियाणा से लाकर के यहाँ रखे हैं तो कुछ तो चल ही रहा होगा। तो क्या ये संगठन के लिए ठीक है? देखिए अभी तो सत्ता के लिए तो ठीक है, सत्ता में बने रहने के लिए ठीक है, पर आपको लगता है कि दूरगामी तौर पर क्या ये संगठन के लिए ठीक है, भावनात्मक तौर पर? देखिए अभिलाषी, बात तो इस बात को तो स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि आज देश के चंद राज्यों में 2 राज्यों में हमारी सरकार है जी, केंद्र में भी हमारी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। तो एक नए संरचना के दिशा में कांग्रेस पार्टी चिंतन अभी उदयपुर में हुआ है जी, नव चिंतन शिविर हुआ है। और देखिए परिस्थितियां बदलती रहती। भारतीय जनता पार्टी किसी जमाने में सिर्फ 2 सीटों पर थी और आज वो पूर्ण बहुमत के साथ देश में सरकार चला रही है। और बहुत सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सारे उत्थान, बहुत सारे पतन लोगों ने देखा है। लोगों की धारणा बदलती है, लोगों के विश्वास बदलते हैं, लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की आवश्यकताएं बदलती हैं लोगों का। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। देश की आज़ादी के लिए उसने अपना बड़ा योगदान दिया है और आने वाले समय में देश को कांग्रेस की आवश्यकता बहुत पड़ेगी। तो ये एक प्रक्रिया है। आज अगर मान लीजिए हमारे भाई जो घर सबसे मजबूत होता है, जो कमरा सबसे मजबूत होता है, उसी का तो उपयोग ज़्यादा होता है। तो आज छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत स्थिति में है कांग्रेस। तो निश्चित रूप से हमारे लिए तो ये गौरव की बात है कि हम कांग्रेस को एक शक्ति देने में, ताकत देने में हमारा कुछ योगदान है। हमारी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस का योगदान है, हमारे नेता का योगदान है। संजय मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ जी, बोलिए सर, कि ये जो है ये प्रक्रिया है
और आप आने वाले समय में एक बात का जरूर जवाब देना चाहूंगा। संजय जी ने कहा कि ये अपने गांधी परिवार को बदलना चाहते हैं। हम नहीं बदलना चाहते, इसलिए नहीं बदलना चाहते कि हमारे गांधी परिवार ने इस देश के लिए जो किया है, इंदिरा जी की शहादत को हम नहीं भूल सकते, राजीव जी की शहादत को हम नहीं भूल सकते, सोनिया जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया और पार्टी को एकजुट करके जब सभी लोग हंस रहे थे, तो 2004 में उन्होंने 10 साल सरकार चलाई और उनके नेतृत्व में सूचना का अधिकार मिला, भोजन का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, भू अर्जन अधिकार मिला। ये सारी बातों को हम भूल नहीं सकते। हो सकता है कुछ समय के लिए धर्म की बात हो, हिंदू मुस्लिम की बात हो, चटपटी बातें हों, मगर इससे डर करके अपने कदम हम वापस नहीं खींचेंगे। ठीक है संजय जी, मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए कांग्रेस कम से कम इतनी मजबूत तो है कि पूरे देश में कुछ होता है तो छत्तीसगढ़ की तरफ देखा जाता है, और पूरे देश में मजबूत दिखने वाली बीजेपी इतनी कमजोर है कि छत्तीसगढ़ से रिजल्ट नहीं निकल पाते। तो इसको देखकर आपको कभी लगता नहीं है कि दूसरों पर हम तंज तो कस रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर उतनी विश्वसनीयता आला कमान को नहीं है, क्यों ऐसा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आप चूंकि इस कांग्रेस पार्टी की मजबूरी क्या है, आखिर एटीएम का विषय कहां जाएगा? हरियाणा में थोड़ी नहीं जा सकता है, मध्य प्रदेश में नहीं जा सकता है, कहां जा सकता है? यहीं जा सकता है, राजस्थान जा सकता है, और कहां जा सकता है? तो उसका मुख्य कारण ये है। और इस बीच मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी इस समय का फायदा लेना चाहते हैं, जब इनकी लीडरशिप ही लगभग समाप्त हो गई है, ऊपर कहीं कोई लीडरशिप नहीं है, तो हो सकता है कि भाई इतनी ही यदि विश्वास है भूपेश बघेल जी के ऊपर में, तो क्यों नहीं राष्ट्रीय स्तर पर उनको कोई जवाबदारी दे दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, राष्ट्रीय महासचिव बना दे, देना केवल व्यवस्थाओं के लिए ही यदि सरकारी जो सरकार जहां पर है वहां उसकी जवाबदारी तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और जो जवाबदारी चुनाव की दी गई थी, क्या परिणाम निकला? सब में तो सरकार बना के यहाँ पे डांस हो गया था कि सरकार बन रही है, उत्तर प्रदेश में 7 से 2 पे ले आए। मुझे लगता है देखिए हर चीज को बारीकी से परीक्षण करना पड़ेगा। व्यवस्थाओं का मामला है, मेफेयर होटल है, मेफेयर होटल के विषय को आप समझ सकते हैं, तो कैसे होगा, कौन करेगा? तो ठीक है, फिर जहां सरकार है वहां होगी। तो बहुत स्पष्ट है, देखिए इसमें कहीं किंतु परंतु का कहीं कोई विषय नहीं है। और कांग्रेस जो बार बार कहती है कि जो आपने कहा ना पतन अवतन सब चलता रहता, तो वही स्थिति को यहाँ पे है छत्तीसगढ़ में। अभी आप सरकार में हैं, कल क्या होगा 2023 में ये सुरेंद्र जी भी नहीं जानते। लेकिन एक बात सत्य है, कांग्रेस को लोगों ने 58-60 वर्षों तक देखा है, आपकी कार्य प्रणाली को देख चुका है। अब ये नहीं कि कांग्रेस को फिर लाकर देखना है, यहाँ पर लाए छत्तीसगढ़ में स्थिति उन्होंने, अब लोगों को लग रहा है कि विश्वासघात हो गया। क्यों नहीं आप शराबबंदी की बात करते? भाई शराबबंदी पर एक शब्द तो बोले कोई आकर, क्यों शराबबंदी नहीं हो पा रही? एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन संजय जी आपने राष्ट्रीय राजनीति से फुर्सत नहीं है, नहीं, वो ठीक लगे है, हैं दूसरी जगह, आप राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहते हैं तो उनके लिए प्राथमिकता नहीं है शराबबंदी और बेरोजगारी भत्ता। ठीक है संजय जी, आरटीआई और तमाम सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार नहीं, शराब बंद करिए। जहां की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, सरकार पर लाया है, जिसको आप गाहे बगाए कह रहे थे कि हम बहुत मजबूत स्थिति में। ठीक है संजय जी मुझे ये बताइए, लेकिन संजय जी जब दिल कहते हैं ना कि दिल बदल करके बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं, जब ये होता है, या जैसे हमने देखा कि मध्य प्रदेश के विधायकों को बेंगलोर कर्नाटक ले जाया गया, कांग्रेस के विधायकों को ले जाकर के होटल रिजॉर्ट में ठहराया गया, तब आपको ये सब चीजें जायज लगती हैं? अगर कांग्रेस अपने ही विधायकों को रायपुर ले आई है तो आपको लगता है कि ये गड़बड़ हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए मैंने जब अपने आज इस चर्चा में डिबेट में जब मैंने चालू किया, इस बात को प्रारंभ किया, तो मैंने इस शब्द को नकारा। हाँ। मैंने बोला पर्यटन नहीं। सबसे बड़ा जो विषय आ रहा है वो कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं का जो विश्वास का संकट जो आ रहा है अपने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति, उसका परिणाम है कि तो मुझे लगता है ये कांग्रेस को सोचने की आवश्यकता है। ये चलता है राजनीति में, मैं तो स्वीकार करता हूं कि ये सब चीजें जो होती हैं, तो कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, आते हैं, रुकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में लगभग यही हो रहा है। अभी मैं आपको 10 उदाहरण बता देता हूं कि हमारे ही जो चुने हुए लोगों को तोड़ कर ये अपने अध्यक्षों को बना रहे हैं। इन्होंने पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया, डायरेक्ट इलेक्शन को इनडायरेक्ट किया, इन्होंने अपने मतपत्रों का दुरुपयोग किया, बेटियां बदल दी चुनाव जीतने के लिए। तो ये तो कल्चर है, इनके डीएनए में है, कांग्रेस के डीएनए में। यहाँ पर हो रहा है। हमारे जितने नगर पंचायत के अभी छुई खदान में जो हम हारे हैं खैरागढ़ में, मुश्किल से मतदान के 1 महीने पहले हमारे 2 नगर पंचायत के अध्यक्षों को दाएं बाएं करके कांग्रेस के अध्यक्षों को बिठाया गया। ये तो कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। अब ये क्या है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला स्थिति है कांग्रेस की। ठीक है, रामावतार तिवारी जी से बात कर लेते हैं, अंतिम सवाल उनका लेते हैं। तौर पर राजनीति करते हैं कहीं भी। ठीक है सर, मैं रामावतार तिवारी जी से अंतिम सवाल ले लेता हूं। तिवारी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं,
ये क्या इसलिए हो रहा है छत्तीसगढ़ में क्योंकि छत्तीसगढ़ सबसे मजबूत किला है, या जो एटीएम की बात कर रहे हैं कि पैसा जहां पर लगाना है उसके लिए हो रहा है? और दूसरा, क्या जिसके पास पैसा होगा वही तो विधायकों को लाया जाएगा? क्योंकि अब ये खुला खेल फरीदाबादी है, सबको पता है कि क्या करना है, क्या हो रहा है। इसमें कोई बहुत ज्यादा पर्दा रखने की जरूरत है नहीं, जैसे कि संजय जी स्वीकार भी कर रहे हैं कि ये सब चलता है, होता है। अभिलाष जी देखिए, जो विधायक हैं, मजबूत विधायक हैं, हाँ, वो विधायकों को अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को वोट डालना है, उसके लिए डर है। वो डर, जिस तरह से खरीद फरोख्त की जो राजनीति चल रही है उसके कारण ही इस तरह की चाक चौबंद हर राज्य में, हर राज्यसभा चुनाव में ये हो रहा है। ठीक है। जहां पर जिसको मतदान ज्यादा है, जिसके संख्या बल ज्यादा है, उसके आधार पर ये चुनाव हो जानी चाहिए जी। परंतु चुनावी खरीद फरोख्त जिस अनुसार से राज्यसभा चुनाव में हो रहा है उसके कारण जहां पे सरकार है वो संरक्षण के लिए इस तरह के पूरे हथकंडे हो रहे हैं जी। ये एक खराब स्थिति है। ये चुनाव प्रक्रिया जो है एक तरह से इतना खर्चीला है और इतने पर्दे के पीछे की कहानियां हो रही हैं जी, वो एक लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और जो भी राज्यसभा में इस तरह से चुनाव जीत कर आएंगे, ऐसी प्रक्रियाओं में, ऐसे डर भय माहौल में, ऐसे खरीद फरोख्त से अगर चुनाव होता है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, पार्टियों के लिए भी अच्छा नहीं। कल सत्ता में ये है, कल वो सत्ता में रहेंगे, तो चुनाव की प्रक्रिया में इस तरह की खरीद फरोख्त अगर हावी हो गई तो लोकतंत्र खत्म होगा। लोकतंत्र विधायकों के खरीद फरोख्त हो रहे हैं, बाकी को अभी तक जो जनता का कुछ कुछ बांटते हैं, आम चुनाव में बांटते हैं, वो तो अलग बात है। विधायक तक इससे बच नहीं पा रहे हैं। ये बड़ा सवाल ये है। ठीक है। और लोकतंत्र के बचाने के लिए ये जरूरी है कि निष्पक्ष चुनाव हो, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्टियों के अंदर भी क्या लोकतंत्र है? किसी पार्टी के ऊपर अनुशासन के डंडे के नाम पर, विचारधारा के नाम पर विधायकों को वोट करने के लिए जबरदस्ती बाध्य किया जाता है, तो कोई पार्टी किसी खास शख्स को सपोर्ट करने के लिए बाध्य करती है। मुझे तो कभी कभी तिवारी जी लगता है कि पार्टियों के अंदर जो व्हिप जारी करने का सिस्टम है यही लोकतंत्र का गला घोंटने का काम करता है। अगर जनता के हित में विधायक सांसद इतने हैं और जनता ने उन्हें चुना है तो उन्हें आजादी होनी चाहिए कि उन्हें कहां पर टिकट दिया, उन्हें कहां पर किसे वोट करना है, किसे सपोर्ट करना है। लेकिन पार्टी की विचारधारा, फिर पार्टी की विचारधारा में पार्टी का फायदा सुरक्षित नहीं है तो जनता को क्या सुरक्षित रखेंगे? बड़ा सवाल ये भी रहेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं तमाम मेहमानों का, सुरेंद्र जी आपका, संजय जी आपका, राम अवतार जी आपका, इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों को नमस्कार।